अब एक चीज हमको यहाँ पे समझना है जो थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि इस डायग्राम को ड्रॉ करके अच्छे से चीजों को लिख लीजिए, क्योंकि यहां अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट यहां से ही पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो याद रखना। तो अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं इसको अच्छे से गौर से, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था स्क्वामस एपिथेलियम में, राइट? अगर आपको लास्ट वीडियो याद है तो हमने कहाँ खत्म किया था? हमने खत्म किया था स्क्वामस एपिथेलियम में, जो क्या है, जो एपिथेलियम का ही पार्ट है। हमने क्या कहा था कि एपिथेलियम जो है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट? और 2 स्पेशल टाइप भी होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हमने खत्म किया था, हमने स्क्वामस एपिथेलियम में खत्म किया था। आज हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? आज हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम से स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या डालेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है कि क्यूब लाइक सेल्स होंगे। क्या पता चल रहा है कि क्यूब लाइक सेल्स होंगे, क्योंकि क्यूबॉइडल वर्ड है और सिंपल एपिथेलियम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंगल लेयर्ड होंगे ऑब्वियसली। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? सिंगल लेयर्ड होते हैं। और कैसे होते हैं? क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स। इनके सेल्स जो होते हैं कैसे होते हैं? क्यूब लाइक सेल्स इनमें देखे जाते हैं, राइट? अब क्वेश्चन है कि ये कहां देखे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो ये बेसिकली कहां देखे जाते हैं? ये बेसिकली देखे जाते हैं जस्ट अ मिनट, मुंह के अंदर फिर से चौक चला गया मेरा। ये बेसिकली कहां देखे जाते हैं? तो अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो जस्ट मिनट। तो अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ये बेसिकली देखा जाता है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनका जो डक्ट होता है उन डक्ट में देखा जाता है, राइट? और कहां देखा जाता है? और देखा जाता है ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। अब ये बोलोगे सर नेफ्रॉन क्या है, ट्यूब्यूलर नेफ्रॉन का पार्ट क्या है? तो जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तब वहां पे हम लोग इन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ यहाँ पे लिख लो। मैंने पहले दिन ही कहा था कि यहाँ पे हम लोग एक ओवरऑल कुछ चीजें हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद ही यहाँ पे समझ में आएगा, और कुछ यहाँ की चीजें हैं जो आप यहाँ पे पढ़ लो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाके आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, राइट? क्या है? लिंक्ड है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? फाउंड इन, दूसरा पॉइंट लिखेंगे फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के जो डक्ट होते हैं उनमें पाए जाते हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी। किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं, राइट? उन नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूलर पार्ट होता है उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? उनमें हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम को देख पाते हैं। इनका फंक्शन क्या है? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ये हो गया। दूसरा हो गया ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। क्लियर है? चलो, इनका काम क्या होता है? इनका काम है बेसिकली सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। सिक्रीशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना इनका मेन काम होता है, राइट? याद करो हमने क्या कहा था कि एपिथेलियम जो टिश्यू होगा वो किसके ऊपर प्लेस्ड होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये भी क्या होगा? ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। तो इसका एक सरफेस जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है और दूसरा ऊपर वाला सरफेस जो है वो फ्री होता है। अब ये जो फ्री वाला सरफेस है इसमें अभी कभी कभी क्या देखते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखे जाते हैं। ड्रॉ करके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? और
यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ऐसे क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ तो अटैच्ड है, ये क्यूब लाइक जो सेल्स है ये किसके साथ अटैच्ड है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है, फ्री सरफेस है। तो कभी कभी क्या होता है, इन सेल्स के जो फ्री सरफेस होता है उस फ्री सरफेस में हम लोग कभी कभी क्या देखते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखते हैं। क्या देखते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे 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 ऐसे, राइट, ऐसे। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, बिकॉज ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो प्लीज मेरे साथ इसको अच्छे से सलीके से तरीके से ड्रॉ कीजिए, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। एक चीज याद रखना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड हेयर लाइक आउटग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माने ये फिंगर देखो थोड़ा सा मोटा होगा और हेयर कितना पतला होता है, तो अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोला जा रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मोटा होगा, राइट। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है माइक्रोविलाई। क्या बोला जाता है, माइक्रोविलाई या माइक्रोविली, LLI, सॉरी, माइक्रोविलाई। इनका काम क्या है, इनका काम होता है बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। पहले सरफेस एरिया इतना था, अब इतने सारे उंगली आ गए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं हो गया, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। और एपिथेलियम का, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या है, सिक्रेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। तो ये क्या करेगा, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्लियर है, चलो तो इसी को हम लोग थोड़ा सा वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे और ये वाला डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, समटाइम्स the free surface of cuboidal epithelium have finger-like projections called, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है माइक्रोविली। क्या कहा जाता है, माइक्रोविली, राइट। लेकिन जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जब एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है तो ऐसे दिखने में लगता है कि ब्रश जैसा। जो हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, अगर ब्रश को ऐसे रखेंगे तो क्या दिखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, एक बेस के ऊपर ऐसा ही दिखेगा ना। ब्रश कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, ये डंडी होता है, ये उसका बेस होता है, उसमें ऐसे 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 होते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही दिखता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा माइक्रोविली। लेकिन जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसको क्या कहा जाएगा, इसको बोला जाएगा ब्रश बॉर्डर, बिकॉज ब्रश की तरह दिखता है, तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। तो समटाइम्स द फ्री सरफेस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम have finger-like projections called microvilli, and the epithelium is known as what, brush bordered epithelium, known as brush bordered epithelium। क्या बोला जाता है, ब्रश्ड बॉर्डर्ड एपिथेलियम, राइट, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ये दिखा कहाँ जाता है, ये बेसिकली देखा जाता है किसमें, ये भी नेफ्रॉन में देखा जाता है। लेकिन नेफ्रॉन में कौन से पार्ट में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में देखा जाता है, नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल। आप कहोगे सर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल क्या है भाई, तो इसके बारे में जैसे कि मैंने कहा, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तब वहां हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव, मतलब PCT, DCT, what is proximal convoluted tubule, what is distal convoluted tubule, Byman's capsule, Henle's loop, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को वहां हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहां पाया जाता है, तो लिखेंगे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल convoluted tubule
ट्यूब्यूल, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स, इन किडनी, नेफ्रॉन्स इन किडनी। तो किडनी के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या PCT में हम लोग क्या देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? और एक चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आप इसको लिख लीजिए कि ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार देके इसको लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टार देके लिखेंगे। यहां लिख दे, नीचे से लिख दे, हाँ चलो नीचे लिख देते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो सिंपल आपका जो एपिथेलियम है ना, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये कहाँ देखा जा सकता है, ये ओवरीज में भी देखा जाता है, ओवरीज में भी देखा जाता है, और कहाँ देखा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में देखा जाता है। जब ओवरीज या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में देखा जाता है, तब हम उसे और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं बोलते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है। ये एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ओवरीज या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस में अगर पाया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम बोलेंगे। क्लियर है? चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में। किसके बारे में, सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे, एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल है, ऑब्वियसली सिंगल लेयर्ड होगा। क्या होगा, सिंगल लेयर्ड होगा, सिंगल लेयर होगा। और कैसे होंगे, सेल्स होंगे कॉलमनर, मतलब कॉलम लाइक, मतलब लॉन्ग होंगे, सिलेंडर होंगे। कैसे होंगे, लॉन्ग एंड स्लेंडर सेल्स, स्लेंडर, SLENDER, स्लेंडर सेल्स। और इसकी जो सबसे खास बात है वो क्या है पता है, वो है अब तक जितने भी हम लोग न्यूक्लिया या न्यूक्लियस देख रहे थे वो सेंटर में प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो बेस में प्रेजेंट होता है, नीचे प्रेजेंट होता है, राइट। एंड लॉन्ग एंड सिलेंडर सेल्स with nuclei at the base, with nuclei at the base। क्लियर है? मतलब क्या होगा, देखो इसमें भी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगा, ये आ गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। उसके ऊपर क्या रखेंगे हम लोग, कॉलमनर, मतलब कॉलम लाइक। ये देखो लंबा लंबा, ये देखो लंबा लंबा, ये देखो लंबा लंबा, ये देखो लंबा लंबा, राइट। ये क्या है, ये हर एक कॉलमनर सेल्स है। और इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमने कहा बेस पे। सेंटर में होता तो कहाँ होता, यहाँ पे होता, पेरिफेरी यानी यहाँ पे होता, लेकिन ये क्या है, ये बेस पे ये न्यूक्लियाई जो है ये प्रेजेंट होता है। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर या डिस्टिंग्विश फीचर आप बोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट द, मतलब विद रेस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। क्लियर? डायग्राम को भी ड्रॉ कर लीजिए ताकि चीजें आपको ज्यादा याद रह जाए। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब क्वेश्चन आता है कि ये पाया कहां जाता है, ऑब्वियसली कहां पाया जाएगा बताइए। ये इनर लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग और कवरिंग में क्या डिफरेंस है, लास्ट डे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अब उसके बारे में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो कहां पाया जाता है, इनर लाइनिंग फाउंड इन, क्या लिखेंगे, फाउंड इन इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के इनर लाइनिंग में पाया जाएगा, स्टमक एंड
and what? And intestine. Inner lining of stomach and intestine. क्लियर है? आपके एनसीईआरटी में लार्ज होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये दिया नहीं गया है, आपको ऐसा करना भी नहीं है डिस्टिंग्विश, आपको सिर्फ ये याद रखना है, बिकॉज एनसीईआरटी से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। कहीं पे अगर एनसीईआरटी से कुछ गलत मतलब ज्यादा इलेबोरेट करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज हमको स्टिक टू एनसीईआरटी ही रहना है, ठीक है। चलो, फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग क्या देख सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई। तो जब माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा तब उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर, सॉरी यहां पे मैंने लिखने बोल गया, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल, इसको जरा सा लिख लीजिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहां अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर व्हाट, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल। समटाइम्स माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट, समटाइम्स microvilli are present, sometimes microvilli are present, called, तब हम उसे क्या बोलेंगे, called, बताओ क्या बोलेंगे, तब हम उसे बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड, क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम, राइट। इनका काम क्या है भाई, इनका भी काम सेम ही है, सिक्रेशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना। क्या है इनका काम, इनका काम है सिक्रेशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना, यही इनका काम है, ठीक है भाई, सही है यहां तक। अब एक चीज हमको यहां पे समझना है जो थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि इस डायग्राम को ड्रॉ करके अच्छे से चीजों को लिख लीजिए, क्योंकि यहां अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट यहां से ही पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो, ये याद रखना। तो अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं इसको अच्छे से गौर से, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। हमने कहा कि ये कहां पाया जाएगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में पाया जा सकता है एंड इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में पाया जा सकता है, राइट, यही हमने कहा। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टमक ड्रॉ कर लेते हैं, क्या ड्रॉ कर लेते हैं, स्टमक ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पे ईसोफेगस खत्म हुआ और यहां से स्टमक स्टार्ट हो गया, ये हमारा स्टमक है, राइट, यही तो है हमारा स्टमक, इतना बड़ा साइज में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, इसको रेड कलर का कर देते हैं ऐसे, तो ये हो गया इंटेस्टाइन का पार्ट। तो ये क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, हमारा हो गया स्टमक, और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक हो गया हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट, राइट, यही हुआ। अब हमने क्या कहा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होगा। अब देखो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में जो हम लोग, जस्ट अ मिनट, जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक होता है ना, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में हम लोग जो कॉलमनर एपिथेलियम देखते हैं उनमें हम लोग माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उनमें क्या नहीं होता है, उनमें माइक्रोविलाई जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, हाँ जरूर होगा, क्यों नहीं होगा भाई, होना ही चाहिए। ये क्या हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दिया, राइट। पूरा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ही कर रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, राइट, ताकि आपको क्या आ जाए, चीजें समझ में आ जाए। तो ये क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राइट। ये ऐसे सेल्स होते हैं कॉलमनर सेल्स, लंबे सेल्स, ऐसे। आप भी मेरे साथ इसको ड्रॉ कीजिए ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आए, ताकि कोई भी हमको दिक्कत ना रहे इसको समझने में, ठीक है। तो ये हमने लंबा सेल्स ड्रॉ कर दिया।
इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा, इसका न्यूक्लियस होगा बेस पे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा, इसका न्यूक्लियस होगा हमारे बेस पे। कहाँ होगा, बेस पे होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या नहीं होता, यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होता है। नो माइक्रोविलाई, क्या लिखेंगे, नो माइक्रोविलाई। क्या लिखेंगे इसके, यहाँ पे लिखेंगे नो माइक्रोविली। कहाँ लिख दे, यहीं लिख देते, चलो क्या कर सकते हैं, नो माइक्रोविली, नो माइक्रोविली। तो अगर माइक्रोविली प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करते हैं, तो इनका काम क्या होता है, या तो सिक्रीट करेंगे या एब्जॉर्प्शन करेंगे। जब माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है ना, तब एब्जॉर्प्शन होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और जब माइक्रोविलाई नहीं होता है तो सिक्रेट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो माइक्रोविलाई नहीं है, तो क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। कैसे नेचर के होंगे, सिक्रीट करने वाले होंगे, सिक्रीट करने वाले होंगे। क्या सिक्रीट करते हैं, ये बेसिकली म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्यों भाई म्यूकस सिक्रीट क्यों करते हैं अचानक से, यहाँ पे म्यूकस की क्या जरूरत है, यहाँ पे म्यूकस की जरूरत है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है HCl। क्या होता है, HCl। यहाँ पे क्या होता है, HCl होता है, राइट। क्या होता है यहाँ पे होता है HCl। HCl क्या कर सकता है, HCl हमारे जो स्टमक की जो लाइनिंग है इसमें छेद कर सकता है, तो हमारे स्टमक को डैमेज कर सकता है। तो स्टमक को डैमेज से बचाने के लिए ये जो सेल्स है, कॉलमनर एपिथेलियम जो सेल्स है यहाँ पे, जो माइक्रोविलाई नहीं होता है जिनमें, वो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ताकि इस HCl से इस स्टमक को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जाए। इसी वजह से ये म्यूकस सिक्रीट करता है। इसी वजह से ये जो कॉलमनर एपिथेलियम सेल है ना, इसको और कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स नहीं बोला जाता, इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, क्योंकि एक स्पेशल काम करते हैं। तो अगर कोई स्पेशल काम करेगा, ऑब्वियसली बात है, तो उसको स्पेशल नाम दिया जाएगा। तो ये क्या स्पेशल काम कर रहा है कि भाई ये म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, ताकि हमारा जो स्टमक है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसको अलग से एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गॉबलेट सेल्स। क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गॉबलेट सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, स्टमक में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, म्यूकस सिक्रीट करना, ताकि HCl से स्टमक को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं भाई इंटेस्टाइन की। अब हम क्या बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे इंटेस्टाइन की। हमने क्या पढ़ा कि इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग में भी क्या प्रेजेंट होगा, कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। तो चलो यहाँ पे भी क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ करेंगे। या हमने ड्रॉ कर दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये सारे के सारे क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम है, लंबे लंबे, ये क्या है, दिस ऑल आर कॉलमनर एपिथेलियम। अब यहाँ पे जो कॉलमनर एपिथेलियम है, इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख सकते हैं। क्या देखते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखते हैं। मतलब इनमें जो होता है माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। तो अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो काम क्या होगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये लोग क्या होते हैं, यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट माइक्रोविलाई, प्रेजेंट माइक्रोविलाई इनमें प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन करेंगे भाई। ये क्या करेंगे भाई, ये भाई एब्जॉर्प्शन करेंगे। क्लियर भाई, ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिक्रीशन में पार्ट नहीं लेगा, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन करना। ये सिक्रीशन में भी पार्ट ले सकता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, उसका काम है एब्जॉर्प्शन करना। अब इनका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा, बिकॉज ये भी म्यूकस सिक्रीट कर सकते हैं, ये एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं और म्यूकस भी सिक्रीट कर सकते हैं। इसी वजह से इनको बोला जाता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा। इन सेल्स को क्या बोला जाता है, इन सेल्स को बोला जाता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा। इन सेल्स को क्या बोला जाता है, इन सेल्स को बोला जाता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा, इंटेस्टिनल म्यूकोसा।
क्यों इंटेस्टिनल म्यूकोसा? म्यूकोसा इसलिए बिकॉज म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, और इंटेस्टिनल इसलिए बिकॉज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां हमने क्या देखा? गॉबलेट सेल्स। यहां हमने क्या देखा? इंटेस्टिनल म्यूकोसा। गॉबलेट सेल्स भी म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा क्या कर रहा है? म्यूकस सिक्रीट भी कर रहा है और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है, राइट? तो ये गॉबलेट सेल्स की सिक्रेशन और इंटेस्टिनल म्यूकोसा का सिक्रेशन जब मिल जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम उसे बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस या सकस एंटेरिकस। सकस क्या बोलते हैं? सकस एंटेरिकस। तो यहां पे लिखेंगे गॉबलेट सेल, सिक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल्स, यहां पे स्टार देखे लिखिए बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं है और आपको ये क्वेश्चन में आएगा। क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल्स प्लस सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा, सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा, सिक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल प्लस इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या? इंटेस्टिनल जूस। क्या बनाएंगे? इंटेस्टिनल जूस, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है और सकस एंटेरिकस, SUCCUS, सकस एंटेरिकस, ENTERICUS, सकस एंटेरिकस। इनका काम क्या है भाई? इंटेस्टिनल जूस का कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करना, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। ये वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं था, मैंने यहां पे करा दिया। ये अगर आपने यहां पे देख लिया, सीख लिया, तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। यहाँ पे हमारा नॉर्मल कॉलमनर मतलब नॉर्मल एपिथेलियम वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब दो स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम भी हम लोग देखते हैं। एक होता है सिलिएटेड एपिथेलियम, एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिलिएटेड नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा? सीलिया प्रेजेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। लेकिन सीलिया कहां प्रेजेंट होगा? ये है क्वेश्चन, सीलिया कहां प्रेजेंट होगा? सीलिया तो प्रेजेंट होगा, तो इसी वजह से सिलिएटेड बोल रहे हैं, लेकिन सीलिया जो है वो प्रेजेंट कहां होगा? तो क्या होता है कि कभी कभी जो कॉलमनर एपिथेलियम है या क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इनका जो फ्री सरफेस है उनमें हम लोग क्या देख रहे थे? कभी कभी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कभी कभी उनमें हेयर लाइक आउटग्रोथ भी देखा जाता है। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ, पतला पतला आउटग्रोथ को बोलते हैं हम लोग क्या? सीलिया। तो तब वो हो जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर वो कॉलमनर में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर वो क्यूबॉइडल में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या हेडिंग डालेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, राइट? आंख में गिर रहा है कभी कभी आके, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, जो भी है। सिलिएटेड एपिथेलियम, व्हाट इज सिलिएटेड एपिथेलियम? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? समटाइम्स द फ्री सरफेस ऑफ, sometimes the free surface of columnar और cuboidal, columnar और cuboidal epithelium have hair-like outgrowths, known as cilia,
राइट, क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है, हेयर लाइक्स आउटग्रोथ, एंड द एपिथेलियम इज कॉल्ड, एंड द एपिथेलियम is called what? Epithelium is called, अगर कॉलुमनर में हुआ, अगर क्यूबॉइडल में हुआ तो क्या बोलेंगे, ciliated cuboidal epithelium, क्या बोलेंगे, called ciliated because cilia है, ciliated cuboidal epithelium, ciliated cuboidal epithelium, और अगर कॉलुमनर में प्रेजेंट हुआ तो क्या बोलेंगे, ciliated columnar epithelium और ciliated columnar epithelium, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई कहाँ पाया जाता है, राइट, कहाँ पाया जाता है, ये भी क्या करेगा, ये भी बेसिकली क्या करेगा, कुछ देर में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पाया जाता है, तो बेसिकली हॉलो ऑर्गन्स के इनर लेयर्स में पाए जाते हैं, इनर लेयर्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, इनर लेयर्स ऑफ हॉलो ऑर्गन, जो अंदर से हॉलो या खाली होते हैं, हॉलो ऑर्गन्स, जैसे कि एग्जांपल्स बताओ कुछ हॉलो ऑर्गन्स, लाइक ब्रोंकियोल्स, क्या हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स, क्यों खाली होते हैं भाई ब्रोंकियोल्स, बिकॉज उनको हवा डालना है अपने अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या जाएगा, हवा जाएगा, राइट, ब्रोंकियोल्स के अंदर हवा जाने वाला है तो वो खाली होने चाहिए। इनर लेयर्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, एंड फैलोपियन ट्यूब, भाई इनका काम क्या है, इनका काम है बेसिकली पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाना, मूव पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मूव पार्टिकल्स in a particular direction, move particle in a particular direction। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूं, डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है नहीं तो प्लीज डायग्राम को सलीके से तरीके से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एक ओवरऑल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा मत बोल देना कि सर ये क्या ड्रॉ कर दिया आपने, ऐसा मत बोल दीजिएगा प्लीज, ठीक है। एक ओवरऑल डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा डायग्राम उतना अच्छा है भी नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरा डायग्राम कुछ खास है नहीं तो प्लीज़ मुझे आप कुछ मत बोलिएगा और हंसिएगा मत, ये मुझे मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, राइट। फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है हमारा, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे, राइट, जिसके बारे में ऑलरेडी नहीं, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और यहाँ बेसिकली क्या होता है, यहाँ बेसिकली होता है हमारा ओवरी, यहाँ पे क्या हो रहता है, यहाँ पे होता है ओवरी। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, यहाँ पे डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखो ओवरी से क्या निकलता है, ओवरी से निकलता है क्या, ओवम, ओवरी से ये क्या निकला, ओवरी से ये निकला है हमारा क्या, इतना बड़ा होता नहीं है, छोटा होता है साइज में। ओवरी से हमारा क्या निकला भाई, ओवरी से हमारा निकला ओवम। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, ऐसे फिम्बरी जिसको बोलते हैं बेसिकली, ये क्या करेंगे, ये ओवम को ऐसे पकड़ के इस पाइप के अंदर ले आएंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर अंदर पाइप के अंदर ले आएंगे। तो ओवम क्या होगा, ओवम पाइप के थ्रू, मतलब फिम्बरी के थ्रू ये अंदर तो आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां क्या आ गया, ओवम यहां था, फिम्बरी के थ्रू ये फिंगर्स के थ्रू इसने क्या किया, ये पाइप के अंदर चला गया। लेकिन क्या ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब जहां पे ये स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा, क्या ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, आंसर इज नो। बेसिकली कहां होता है, कुछ यहां पे होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है ये कुछ ऐसी जगह पे होता है, राइट। तो मतलब ये ओवम को यहां से आना पड़ेगा यहां तक। अब हमने क्या पढ़ा था कि ओवम जो है ये नॉन मोटाइल है, ये तो मोटाइल है नहीं,
अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म को जैसे ही हम लोग वजाइनल कैनल में डाल देंगे, ये क्या है, ये मोटाइल है, तो ये तैरते 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 यहां तक पहुंच जाएगा, अपना रास्ता बना लेगा। लेकिन ओवम तो बड़ा मोटाइल है नहीं, तो ओवम यहां तक कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है सीलिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे 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 सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या दिखाते हैं, जो सीलियरी मूवमेंट दिखाते हैं। हमने क्या कहा, मूव पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भेजेंगे। तो यहाँ पे जो सीलिया होगा ये क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। मान लो कि ओवम है, ठीक है, और ये सीलिया है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बहुत सारे सीलिया है। तो क्या करेगा, ओवम पहले यहाँ था, ये सीलिया इसको ऐसे भेजेगा, फिर यहाँ आया, फिर ये सीलिया ऐसे भेजेगा, फिर यहाँ आया, फिर ये सीलिया ऐसे भेजेगा। तो यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे 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 करते करते उसको यहाँ ले आएगा। मतलब ये जो ओवम है, ये ओवम कहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। किसके थ्रू, सीलियरी मूवमेंट के थ्रू। सीलिया ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये ओवम को ऐसे ऐसे मूव कराएगा, चल भाई चल भाई, और यहां तक ले आएगा। क्लियर है यहां तक? तो दिस इज ऑल अबाउट सीलिएटेड एपिथेलियम। दिस इज ऑल अबाउट सीलिएटेड एपिथेलियम। और क्या डिस्कस करेंगे, और एक टाइप, स्पेशल टाइप, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है भाई, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नीचे वाला पोर्शन मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एक बार इसको यहाँ पे कुछ मार्क कर देता हूं मैं, ताकि पता चल जाए, एक बार देख लेता हूं। हाँ चलो, सब सही है, सही है भाई। चलो अब क्या डिस्कस करेंगे, बताओ अब क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या डिस्कस करेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये भाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, ये भी क्या होता है कि कभी कभी जो क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम है, ये स्पेशलाइज्ड हो जाता है फॉर सिक्रेशन। इनका काम सिर्फ और सिर्फ सिक्रीट करना होता है, राइट, और एब्जॉर्प्शन में इनका कोई रोल नहीं रहता, इनको सिर्फ सिक्रीट करना है। तब हम उसे बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो क्या लिखेंगे, समटाइम्स the cells of columnar and cuboidal epithelium columnar and cuboidal epithelium become specialized for what, specialized for secretion called what, बोलो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अगर कॉलमनर है तो ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम क्या बोलेंगे, अगर कॉलमनर है तो क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम और क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये जो है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मतलब एक ही सेल स्पेशलाइज्ड हुआ है सिक्रेशन करने के लिए, या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके सिक्रेशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए हो सकता है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और एक क्या हो सकता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। भाई यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम
क्या है भाई, कोई बता सकता है मुझे? हाँ बता सकता है, कौन बता सकता है? मैं खुद। क्या बताऊंगा? यूनिसेलुलर में क्या होता है? अ सिंगल सेल, सिंगल आइसोलेटेड सेल, सिंगल आइसोलेटेड cells act as gland, तब हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल्स कोई बता सकता है? यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्या होंगे? यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्या होंगे? मुझे भी याद नहीं आ रहा है मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो, ये मल्टीसेलुलर क्या होगा? मल्टीसेलुलर में होगा अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ cells together act as a gland। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सिंगल आइसोलेटेड सेल्स क्या कर रहे हैं? एज अ ग्लैंड काम कर रहे हैं। यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके ग्लैंड काम कर रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या कर रहे हैं? सिक्रेशन कर रहे हैं। इसका एग्जांपल्स क्या होगा? कुछ ही देर पहले हमने बताया था, बताओ क्या होगा? गॉबलेट सेल्स। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा गॉबलेट सेल्स, राइट। और इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सबसे पहला क्या? सलाइवरी ग्लैंड, हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है, बिकॉज यही बेस है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का। सलाइवरी ग्लैंड, और क्या होगा? स्वेट ग्लैंड, और क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक, जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और क्या हो जाएगा? और हो सकता है हमारा, बताओ, सिबेशियस ग्लैंड। क्या हो जाएगा? सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड क्या करता है? सीबम निकलता है हमारे कान से, जो येलो कलर का निकलता है वो क्या है? वो नथिंग बट सीबम होता है। वो कौन निकलता है? वो सिबेशियस ग्लैंड निकलता है, ठीक है। सिबेशियस ग्लैंड क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, ये सारे के सारे आपके मल्टीसेलुलर ग्लैंड के अंदर आ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन तीन टाइप के होते हैं। मूड ऑफ पोरिंग का मतलब क्या है? मान लो कि ये मान लो एक ग्लैंड है, ये मान लो क्या है? ये भाई एक ग्लैंड है, राइट। अब ये जो ग्लैंड है, इसके अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं? कुछ सिक्रीट किया है इसने। क्या सिक्रीट किया है? पानी। अब इस पानी को अगर हमें कहीं पहुंचाना है तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे छोटे छोटे होल करके पाइप डाल सकते हैं, और पाइप के थ्रू हम लोग पानी को कहीं ले जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और पाइप लगा है बिना ही हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी को ऐसे उलट देंगे तो पानी गिर जाएगा। तो दो प्रोसेस हो सकता है इसको बोला जाता है मूड ऑफ पोरिंग। मतलब कैसे हम लोग जो बनाया है, जो सिक्रीट किया है ग्लैंड ने, वो कैसे वो रिलीज करता है, उसको बोला जाता है मूड ऑफ पोरिंग। तो क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स, हेडिंग डालेंगे ग्लैंड्स, हेडिंग क्या डालेंगे? ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत सारे चौक लेके मैं घूम रहा हूं, चलो चौक थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ pouring of their secretion, जो उन्होंने सिक्रीट किया है, जो उन्होंने सिक्रेशन किया है, उसको कैसे वो ले जा सकते हैं? कैसे ले जा सकते हैं? या तो वो डक्ट के थ्रू ले जा सकते हैं, डक्ट और ट्यूब्स के थ्रू ले जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। या वो क्या कर सकते हैं? या वो डायरेक्टली फ्लूइड में डाल देंगे, रिलीज सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। ग्लैंड के आसपास जो फ्लूइड है उसमें डायरेक्टली वो डाल देंगे। जैसे कि हमने कहा कि भाई ये जो है, इसके आसपास जो लिक्विड है उसी में हम लोग ऐसे डाल देंगे, तो ऐसे हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक होता है होलोक्राइन ग्लैंड, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा और एंडोक्राइन पार्ट भी होगा। मतलब जो डक्ट के थ्रू भी ले जा सकता है और क्या कर सकता है? डायरेक्ट रिलीज भी कर सकता है। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सोक्राइन। व्हाट इज एक्सोक्राइन? क्या लिखेंगे एक्सोक्राइन के अंदर? कि रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, रिलीज
थ्रू, मतलब जो उन्होंने सिक्रीट किया है, रिलीज का मतलब किसको रिलीज करना, जो उन्होंने सिक्रीट किया है उसको, ग्लैंड लें, रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, डक्ट्स और ट्यूब्स के थ्रू ये रिलीज करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई क्या रिलीज करते हैं, ऐसा क्या बनाते हैं जो रिलीज करते हैं, तो ये बनाते हैं म्यूकस सिक्रीट। क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट, क्या क्या सिक्रीट करते हैं भाई बोलो कोई, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और क्या ऑयल सिक्रीट करते हैं, वैक्स सिक्रीट करते हैं, राइट, ऑयल सिक्रीट करते हैं, वैक्स सिक्रीट करते हैं, मिल्क सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, और अदर सेलुलर मटेरियल, और जितने भी सेलुलर मटेरियल है वो भी ये सिक्रीट करते हैं, अदर सेलुलर मटेरियल्स। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। अब आप बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। किसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। जैसे कि हमने कहा कि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे रिलीज करेंगे, रिलीज डायरेक्टली, रिलीज सिक्रेशन, रिलीज क्या करेंगे, सिक्रेशन ऑब्वियसली, रिलीज सिक्रेशन, रिलीज सिक्रेशन directly into what, into the fluid bathing the glands, मतलब ग्लैंड्स के आसपास, या ग्लैंड जिस फ्लूइड के अंदर डूब के बैठा है उसी फ्लूइड में क्या करेंगे, ये अपना सिक्रेशन डाल देंगे। ठीक है? और ये क्या सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये जो सिक्रीट करते हैं इनको बोला जाता है हॉर्मोन्स। इनको क्या बोला जाता है, हॉर्मोन्स, जिसके बारे में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। सिक्रीट हॉर्मोन्स, ये क्या सिक्रीट करेंगे, हॉर्मोन सिक्रीट करेंगे। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। और एक ही चीज बचा है, दैट इज होलोक्राइन ग्लैंड। क्या बचा है, होलोक्राइन ग्लैंड। क्या बचा है भाई, होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है। होलोक्राइन ग्लैंड, वेरी गुड। होलोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये ऐसा ग्लैंड है जिसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है। मतलब एक्सोक्राइन पार्ट क्या करेगा, डक्ट के थ्रू रिलीज करेगा, एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा, डायरेक्टली फ्लूइड में जाकर रिलीज कर देगा। तो क्या लिखेंगे, ग्लैंड्स हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट्स। एक्सोक्राइन पार्ट को क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है, इसके जो सेल्स है इसको बोला जाता है सेल्स ऑफ एसिनी, ACINI या CCINI, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, एक बार देख लीजिएगा। सेल्स ऑफ एसिनी बोला जाता है। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उनके सेल्स को क्या बोला जाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोला जाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है? इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एक हो जाएगा आपका पैनक्रियाज, क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज, और क्या हो जाएगा, और है गोनाड्स। क्या हो जाएगा, गोनाड्स यानी ओवरीज एंड टेस्टिस।
ओवरीज एंड टेस्टिस। ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके होलोक्राइन ग्लैंड के अंदर। सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सिंपल एपिथेलियम वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा सिंपल एपिथेलियम वाला पार्ट। और हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम को, जो बहुत छोटा सा पार्ट है, बिकॉज कंपाउंड एपिथेलियम में कुछ खास है नहीं। बिकॉज कंपाउंड एपिथेलियम क्या करता है, कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है ना, वो उसका सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में उतना ज्यादा रोल नहीं है, राइट। उसका जो मेजर रोल है वो क्या है, वो है प्रोटेक्ट करना। इसी वजह से जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है, राइट। तो क्या हेडिंग डालेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे भाई? कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, राइट। क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? मल्टी लेयर्ड होते हैं, मल्टी लेयर्ड। ऑब्वियस सी बात है, मल्टी लेयर्ड होंगे, राइट, मल्टी लेयर्ड होंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में बहुत लिमिटेड रोल होता है, ना के बराबर। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है इनका प्रोटेक्ट करना। मेन फंक्शन क्या है भाई? मेन फंक्शन क्या है भाई? मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। क्या करना? प्रोटेक्शन करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मेन फंक्शन था, कहा है प्रोटेक्ट करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो क्या लिखेंगे? फाउंड इन, क्या लिखेंगे बताओ? फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोई बता सकता है मुझे? ड्राई स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। अब ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये जो स्किन है हमारा, इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? बहुत सारे बाल देख सकते हैं, राइट। बहुत सारे बाल है, हेयर्स प्रेजेंट है। तो ये जो हेयर्स है, ये हेयर्स किससे बनते हैं? कौन से वाले प्रोटीन से? केराटिन प्रोटीन से बनता है। तो इसी वजह से ड्राई सरफेस, स्किन के ड्राई सरफेस पे जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं वो केराटिनाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड। अगर पूछ दिया जाए कि केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, तो मतलब आप थोड़ा सा नर्वस मत हो जाइएगा। केराटिनाइज का मतलब होता है यही कंपाउंड एपिथेलियम की बात ही हो रही है, केराटिनाइज एपिथेलियम का मतलब। क्योंकि सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई केराटिनाइज का मतलब क्या है? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन कहाँ होता है? हेयर्स में होता है। हेयर्स कहाँ प्रेजेंट है? मॉइस्ट सरफेस पे या ड्राई सरफेस पे, सॉरी ड्राई सरफेस पे। तो ड्राई सरफेस पे क्या होता है? कंपाउंड एपिथेलियम। तो केराटिनाइज क्या एग्जांपल हो जाएगा? कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल, ठीक है। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। और क्या होता है? मॉइस्ट सरफेस, मॉइस्ट सरफेस ऑफ व्हाट? मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, BUCCAL, बक्कल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स में होता है। बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, राइट, यहां देखा जाता है। और कहाँ देखा जा सकता है? कोई बता सकता है मुझे? ये देखा जाता है इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ salivary gland, salivary gland, salivary gland and pancreatic and pancreatic duct. Inner lining of duct of salivary gland and pancreatic duct. Pancreatic duct में और inner lining of pancreatic duct and inner lining of duct of salivary gland में हम लोग इसको देख सकेंगे, ठीक है। और क्या होता है?
और एक जगह होता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, लेकिन मैं उसको बोलूंगा कि लिख लीजिए, बिकॉज ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखे होंगे कि मान लो कि जैसे मैं क्लास ले रहा हूं और आप मेरे वीडियो को देख रहे हो सकता है जब मेरा वीडियो 30 मिनट्स में था तब आपको सुसु आया होगा, हो सकता है सुसु आया होगा, लेकिन आपने सोचा क्या कि थोड़ी देर रोक लेता हूं, पूरा क्लास को कंप्लीट करके फिर उठूंगा, नहीं तो सुसु करने उठता हूं और इधर उधर में 15-20 मिनट मेरा वेस्ट हो जाता है। तो ये जो आप रोक पा रहे हैं 30 मिनट से 1 घंटे तक, जो नेक्स्ट 30 मिनट्स आपने रोक लिया, ये किसकी वजह से रोक लिया? क्योंकि इसकी वजह से रोक लिया कि हमारा जो यूरिनरी ब्लडर होता है या यूरेटर होता है, वो क्या होता है, वो एक्सपैंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा यूरिनरी ब्लडर अगर प्लास्टिक का बना होता, प्लास्टिक यानी ये एक्सपैंड कर सकता है? आंसर इज नो। इसमें जो कैपेसिटी है उससे बाहर ये पानी हम डालेंगे तो पानी उछल के बाहर आ जाएगा, और या तो हम लोग डालते रहेंगे तो ये फट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये मतलब नॉन इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है उतना। तो क्या होता है कि हमारा जो इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेटर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कंपाउंड एपिथेलियम, जो क्या करता है, जो अलाउ करता है क्या, एक एक्सटेंट तक उसको हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक एक्सटेंट तक हम लोग उसको स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि हम लोग कुछ देर वेट कर पाए। ठीक है, नहीं तो अगर ये नहीं होता तो जैसे ही हमको सुसु आता हमको तुरंत जाना पड़ता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लडर, इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेटर में प्रेजेंट होता है। क्या करता है, अलाउ considerable amount of expansion, allows considerable expansion मतलब एक कंसिडरेबल मतलब टाइम तक ही हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, उसके बाद तो मतलब जाना ही पड़ेगा। अलाउ कंसिडरेबल एक्सपेंशन। हालांकि सुसु रोकना कोई मतलब बहुत अच्छी बात नहीं होता है, कभी कभी हम लोग रोक लिया थोड़ी देर तो ठीक है, अदरवाइज ये कोई बहुत खास या अच्छी बात नहीं होता है। जब हम लोग फंक्शंस ऑफ किडनी पढ़ेंगे ना, किडनी का जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि क्यों सुसु रोकना अच्छी बात नहीं होता है। हाँ, आधा घंटा 15-20 मिनट आधा घंटा रोक लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बहुत देर तक सुसु को रोकना बहुत अच्छी बात नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट, ये पता चलेगा कब, ये पता चलेगा जब हम लोग फंक्शंस ऑफ किडनी पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। मल्टीलेयर्ड होते हैं, लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। कहाँ, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में पाया जाता है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी फेरिंग्स में पाया जाता है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट में पाया जाता है, इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेटर में पाया जाता है, ताकि हम लोग सुसु को रोक सके। सिंपल, अलाउस कंसिडरेबल एक्सपेंशन। दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम एंड दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आज के एक और चीज बाकी है, दैट इज जंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को भी स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे खत्म होता है एपिथेलियम टिश्यू। अब बचा है क्या, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वल टिश्यू। उसमें नर्वल टिश्यू जो है वो बहुत खास नहीं है, बिकॉज उसको हम लोग ऑलरेडी न्यूरॉन्स में जाके, नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में जाके इन डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ उतना ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं लेक्चर आज का, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।